Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 2nd of October 2025. तो गाइज आज है तारीख 2 अक्टूबर 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है भीमा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभ आरंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आज भी हमारे सेशन में ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं हर हाल में, जहां से यूपीएससी ने ढेर सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों एक बात और सुनिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हर बार दशहरा वाले दिन पर हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है। तो आज 2 अक्टूबर है, हैप्पी दशहरा सभी लोगों को। तो आज भी दोस्तों यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। तो न्यूज़पेपर पब्लिश हो ना हो, लेकिन बहुत सारे इवेंट या बहुत सारे करंट इश्यूज ऐसे हैं जो ढेर सारे दूसरे सोर्सेज में भी मेंशन्ड है, लाइक पीआईबी के अंदर में है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में है, द हिंदू की वेबसाइट बेस्ड पे कुछ आर्टिकल्स हैं। तो वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा जो अभी हमारे न्यूज़पेपर में भी कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन भले ही न्यूज़पेपर के आधार पे ना हो, लेकिन स्पेशल करंट अफेयर के तौर पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। पहला आर्टिकल हमारा द हिंदू से ही है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो प्रीमियम वाला वर्जन आता है, वेबसाइट बेस्ड वर्जन, वहाँ पे ये पब्लिश हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बात हो रही है कि 2 नई एंटलियन की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं केरला के अंदर में। जो ये एंटलियन होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़े की स्पीशी है। और इंसेक्ट को लेकर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे, तो जैसे मैं आज क्वेश्चन लाया नहीं हूँ क्योंकि मैं सेशन को शॉर्ट रख रहा हूँ, आज अखबार आया नहीं था इस वजह से, लेकिन मैं आप लोगों को चेक करने के लिए बोल सकता हूँ कि आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। आप स्पाइडर से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, जो सेंटीपीड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। ऐसे और भी ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं जिसको लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं। कुछ वो भी मतलब अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं, उनका बिहेवियर पूछा हुआ है, या फिर जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की स्टेज होती है, लाइफ साइकिल स्टेज के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी एक्चुअली में क्या हुआ है, 2 नई एंटलियन की प्रजातियां केरला से डिस्कवर की गई हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब पहले तो ये याद रखो, वो जो 2 नई प्रजातियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है इसमें जो पहली प्रजाति है इसका नाम है इंडोफेनस केरेलेंसिस और दूसरे का नाम है इंडोफेनस सहद्रियंसिस। और ये दोनों की दोनों जो प्रजातियां हैं ये वेस्टर्न घाट्स में खोजी गई हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है भाई? वेस्टर्न घाट्स की जो ये पहाड़ियाँ हैं ये आपने पढ़ी हैं, कई बार मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी हैं। जैसे भारत का ये पेनिनसुलर इंडिया है ना, जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं, ये वेस्टर्न जो रीजन है यहीं पर ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये वाले जो हमारे हैं ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स का एक मेजर चंक आपको देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र में, फिर दूसरा हिस्सा है यहाँ पर इसका कर्नाटका में, देन एक हिस्सा यहाँ पर इसका तमिलनाडु के अंदर, एक हिस्सा यहाँ पर केरला में भी देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों केरला की। तो केरला में भी वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों में दोस्तों ये 2 नई प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिली हैं। अब इन वेस्टर्न घाट्स में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। सायद्री माउंटेन्स आपने देखा होगा जो नदन महाराष्ट्र में है। केरला में कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं और आप वेस्टर्न घाट्स को देखोगे तो यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे नीलगिरी ताहर यहाँ की एक एंडेमिक स्पीशी है, उसको लेकर सवाल पूछा हुआ है। लायन टेल्ड मकाओ के बारे में दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है, चाहो तो खुद चेक कर लेना, मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा हूँ कि मैंने खुद कवर करवाया है। लायन टेल्ड मकाओ का जो बिहेवियर है वो एक बार पूछ लिया था। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दोस्तों यहीं पर देखोगे वेस्टर्न घाट्स को लेकर जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है इसको लेकर सवाल पूछा हुआ है। सीधा सीधा लिख लेना कि हाँ कस्तूरी रंगन कमेटी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताओ ये जो कस्तूरी रंगन कमेटी है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन को लेकर है, गाडगिल कमेटी वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन को लेकर है।
कि भाई वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा की जाए, इसके लिए इन कमिटीज़ का गठन हुआ था। और इन्हीं वेस्टर्न घाट्स के अंदर में ये 2 नई कीड़ों की प्रजातियाँ पाई गई हैं, एंटिलियन स्पीशीज़ पाई गई हैं। नाम आपको याद हो चुका है, इंडोफेनेस कैरेलेंसिस एंड दूसरा है इंडोफेनेस सैहद्रियंसिस। और ये जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स के अंदर में पाया जा रहा है, और अब आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट्स में ढेर सारी ऐसी स्पीशीज़ मिलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि भारत का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ढेर सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। अभी यहाँ पर एक कॉफ़ी की स्पीशी भी पाई गई है। वो भी आर्टिकल जस्ट इसी के बाद है, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया कि सर एंटलियन की 2 प्रजाति कहाँ मिली, ये हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एंटलियन होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंटलियन यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, कुछ कीड़ों की प्रजातियाँ हैं। इनकी फैमिली का नाम वगैरह यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो इसका पूरा परिवार है इसको बोलते हैं मिरमिलियोंटेडे, ठीक है? किस ऑर्डर में आते हैं ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनका बिहेवियर याद रखो, और बिहेवियर से पहले इनका लाइफ साइकिल। दोस्तों ये शुरुआत होती है अंडे से, और ये अंडे से दोस्तों निकलता है लार्वा। ध्यान रखिएगा, अंडे से लार्वा निकलता है, और यही लार्वा 1-2 साल बाद क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। और इस कोकून में से फिर दोस्तों बनकर आता है ये एंटिलियन। तो कहोगे ये तो ड्रैगन फ्लाई की तरह दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिखता है, ड्रैगन फ्लाई डेमसेल फ्लाई की तरह ही दिखाई देता है, दिखाई देने में वैसा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है नेचर वाइज। ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पर एग, अंडे से लार्वा, लार्वा से कोकून, और कोकून से यहाँ पर फिर ये एंटलियन बनता है। लार्वा की बात करूंगा ना, तो लार्वा जब बनता है, क्योंकि अंडे से जब ये लार्वा निकलता है तो ये लार्वा को ज़मीन के अंदर, स्पेशली जो सैंड है, रेता है, उसके नीचे ऐसी कोन सी, ऐसी जो ये कोन होती है ना, कोन सा गड्ढा बना के उसके अंदर रहना पसंद है। और इसके आगे का मुंह देख रहे हो कितने ज़्यादा शार्प और कितनी ज़्यादा नुकीले यहाँ पर आपको ये इसके डंक देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो गड्ढा इसने कोन शेप में बनाया है, इस गड्ढे में जब आसपास की चींटियाँ इस रेते से गुजर रही होती हैं तो ये चींटियाँ कई बार इस कोन में गिर जाती हैं। जब ये गिर जाती हैं तो ये जो लार्वा है, जो अंडे से अभी निकल चुका है, तो ये लार्वा क्या करता है? इन चींटियों को खींच लेता है। ये चींटियों को खाने का काम करता है। तो चींटियों को खा लेता है, खाने के बाद इनके बॉडी के सारे फ्लूइड्स को ये सक कर लेता है, उसके बाद ये बाहर फेंक देता है डेड बॉडी को। इस तरीके से ये क्या करता है? इंसेक्ट की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही 1-2 साल चलता है, और उसके बाद यही रेतों में मिलता-मिलता, मिट्टी में मिलता-मिलता ये क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। और फिर उस कोकून में से दोस्तों बनकर आता है ये एंटलियन, जिसको हम लोग मतलब ड्रैगन फ्लाई की तरह भी देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं, उसके साथ में कंफ्यूज करना मत। एग्जाम में प्रश्न बन जाए क्या ये सिमिलर हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सेम नहीं है, ये दोनों दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है? तो ये फेमस किस लिए है? क्योंकि इसका जो लार्वा होता है, मैंने आपको बताया ये वाला जो शुरुआती स्टेज है, ये कोनिकल शेप करता है मिट्टी के अंदर में, ताकि अपने शिकार को ये पकड़ सके। लाइफ स्टेज भी हम समझ चुके हैं। पहले अंडे से एक राउंडेड बॉडी, सिकल शेप में, यहाँ पर इसके जॉज वगैरह, जबड़े वगैरह बहुत मजबूत होते हैं, किसके? ये लार्वा के। फिर लार्वा से कुछ समय बाद ये कोकून बन जाता है, और कोकून से एडल्ट लाइफ में आता है, यानी कि एंटिलियन बन जाता है। एडल्ट एंटिलियन की बात करेंगे तो इनका लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट होता है, कुछ सप्ताह तक जीवित रहते हैं, ठीक है? और ये सही तरीके से उड़ नहीं पाते, तो फ्लायर्स के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। ज़्यादातर रात में एक्टिव रहते हैं। कई बार हम इनको ड्रैगन फ्लाई या डेमसल फ्लाई से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो इंडिया और अफ्रीका दोनों रीजन्स में देखने को मिलेंगे। अभी इंडिया में इसकी 2 नई प्रजातियां देखने को मिली हैं। कुछ प्रजातियां इसकी यूरोप में भी हैं। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए क्या एंटलियंस केवल भारत में मिलते हैं, तो आप कहोगे नहीं, अफ्रीका में भी कुछ स्पीशीज़ हैं, यूरोप के अंदर भी ये पाए जाते हैं। फिर एट द लास्ट आता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एनवायरमेंट में इनका क्या योगदान है? जैसे हम देखते हैं फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रीडेटर्स हैं, बड़े बड़े लायन हैं, टाइगर्स हैं, इनका कितना बड़ा रोल है एनवायरमेंट के लिए, वैसे ही दोस्तों इन एंटिलियंस का भी बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि शुरुआत में अंडे से जो ये लार्वा बना है, तो ये लार्वा छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो आप सोचोगे ये तो फिर इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। नहीं, इंसानों के प्रति ये हार्मलेस है, हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जन्म लेता है या इस स्टेज में आता है केवल और केवल नेचुरल तौर पे कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस भी करने का काम करता है, सपोर्ट भी करने का काम करता है।
ठीक है, बस इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो कहोगे इतनी सी नहीं, बहुत सारी जानकारी है। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ये सारी जानकारी आपको एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी आपके रिवीजन पॉइंटर्स कि रिसेंटली खबर क्या आई है एंटलियन के बारे में, एंटलियन की एडल्ट साइकिल क्या होती है, लार्वा वाली साइकिल क्या होती है और ये कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं। और इंडिया में 2 नए प्रकार की डिस्कवरी यानी 2 इसकी नई प्रजातियाँ पाई गई हैं जिस वजह से ये न्यूज़ में है। दैट्स इट। ठीक, चलिए भाई, अगला आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। चाहो तो आप खुद सर्च कर लेना, कॉफ़ी को लेकर, कॉफ़ी बोर्ड को लेकर, कॉफ़ी प्लांटेशन को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी के आपको मिल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो चीज़ें खबरों में है वहीं से घूम फिर के आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हर बार पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफियोर्सिया एक्टिनेटा के बारे में। तो ये एक नई प्रजाति है, कॉफ़ी की नई प्लांट स्पीशी डिस्कवर की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ठीक है, तो कॉफ़ी का एक नया पौधा पाया गया है और इस वाले कॉफ़ी के पौधे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये दवा के तौर पे भी काम करने वाला है, ऐसा हमारे रिसर्चर्स का कहना है। और ये कहाँ पे पाया गया है? अगेन वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। तो एक तरफ वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट हो गया और अभी एंटलियंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, इसकी भी 2 प्रजातियां वेस्टर्न घाट्स में पाई गई हैं और अभी एक कॉफ़ी की प्रजाति भी वेस्टर्न घाट में पाई गई है। इत्तेफाक देखो, ये आर्टिकल सेम जगह से नहीं है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि आप सोचोगे सर ये सुंदर सा पीडीएफ जिसमें हर एक चीज़ शामिल है, ये हमको कहाँ पर मिलेगा? ये डेली पीडीएफ्स आपको मिलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए सारे नोट्स। ठीक है, आपको मतलब कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये टॉपिक यहाँ से सर्च करना है, वहाँ से सर्च करना है। पूरी रिसर्च करके मैं सामने आपके कंटेंट प्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स के लिए एक लंबी जर्नी है, तो अपना एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये केवल और केवल हमारे इस पेड ग्रुप में मिलते हैं। ये पेड ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर में प्रेजेंट है और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उसको देख लेना, चेक कर लेना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, तो उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे आते हैं अगली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट पे। तो अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे एक नई स्पीशी की बात हो रही है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो स्पीशी है कॉफ़ी के पौधे की, कॉफ़ी के प्लांट की। क्योंकि ऑब्वियसली कॉफ़ी को हम ग्रो करते हैं, इसका पूरा प्लांटेशन सेक्टर होता है, फिर वहाँ से कॉफ़ी बीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको क्रश किया जाता है, उससे कॉफ़ी पाउडर भी हमको मिलता है। तो ये जो नई प्रजाति है कॉफ़ी की, ये मिली है हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर में। वेस्टर्न घाट्स स्पेशली केरला के अंदर में। केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रीजन है, एक जगह है जिसका नाम है देवकुलम। तो इस जगह में पाया गया है। मोटा मोटा याद रखना, केरला में ये प्रजाति मिली है। ऊपर जो 2 एंटिलियन की स्पीशीज़ मिली थी वो भी केरला में ही पाई गई है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स में मिलना मतलब वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक रिच बायोडाइवर्सिटी को ये शो करता है। यानी वेस्टर्न घाट्स में ढेर सारे प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं, जो खुद वेस्टर्न घाट पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। तो ये प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। नाम है इसका ऑफियोर्सिया एक्टिनेटा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में एक ऑफियोर्सिया एक्टिनेटा नाम की चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है बताओ। ऐसे सवाल बन जाएगा कि बताओ ये क्या है, क्या ये कॉफ़ी का प्लांटेशन है या दूसरे और टी का प्लांटेशन है, ऐसे कुछ ऐसा पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में जो शोला फॉरेस्ट है, शोला फॉरेस्ट क्या है? एक प्रकार का इकोटोन रीजन। आपको पता है हम ज्योग्राफी के अंदर में जब पढ़ते हैं तो इकोटोन रीजन के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट पढ़ते हैं, ग्रासलैंड्स पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लो हमने जंगल पढ़ा कि ढेर सारे जंगल हैं भाई, फिर हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड्स वाले रीजन जहाँ पे घासें हैं। और इकोटोन रीजन कौन सा होता है? जो बेसिकली जंगल और घासों वाले रीजन के बीच में होता है, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ हैं, थोड़ी बहुत घासें हैं, वो इकोटोन रीजन कहलाता है। तो ये वाला जो शोला फॉरेस्ट है ये भी इकोटोन रीजन है, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स के बीच में आता है।
ध्यान में रखिएगा। और इसी जगह पे ये जो प्रजाति है ये पाई गई है। अब ये कौन से परिवार से बिलोंग करती है ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान ये रखिएगा, एक और प्लांट है जिसका नाम है ऑफियोरेसिया मुंगोस। तो ये जो मुंगोस नाम का प्लांट है, ये एक ऐसा पौधा है, कई बार बोला जाता है कि भैया कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कई बार दुनिया से छुपाया जाता है, लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट दे सकता है ये वाला पौधा, ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स में कहना है। एंटीडोट्स का ये काम कर सकता है। आप सर्च करोगे तो रियलिटी में इसके बारे में बात लिखी हुई है, ऑपिरोजिया मुंगोस की। तो इसी प्लांट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर यही कॉफ़ी का प्लांट है जो नया मिला है हमें, जिसका नाम है ऑपिरोजिया एक्निटा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास में ऑपिरोजिया एक्निटा है, इसमें भी मेडिसिनल पोटेंशियल हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि भाई ये भी एक दवा की तौर पे काम कर सकता है। हालांकि इसकी प्लांटेशन बहुत कमज़ोर है, बहुत कम क्षेत्र में ये ग्रो कर रहा है, तो ये उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। और अभी वैसे आईयूसीएन का स्टेटस इसका पता नहीं। आईयूसीएन के अंदर में आपको पता है कोई भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ जो होती है तो उसको एक पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड किया जाता है उसकी आबादी के आधार पे कि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर उसको यहाँ इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसको बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। उसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग लिस्ट में उस स्पीशी को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस वाले कॉफ़ी प्लांटेशन की, तो ये आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्रिटिकली मतलब इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये पॉसिबल है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए भाई आगे आते हैं। तो ये कॉफ़ी की नई प्रजाति है जो पाई गई है। अब फटाफट कॉफ़ी के बारे में दो चार बातें हैं जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज दुनिया में कॉफ़ी के बहुत सारे इच्छुक लोग देखने को मिलेंगे। आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो कॉफ़ी लवर्स होंगे, जिनको कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ को ब्लैक कॉफ़ी पसंद होती है, कुछ को यहाँ पर शुगर वाली कॉफ़ी बहुत पसंद होती है। जैसे मैं पर्सनल बताऊँ तो मुझे भी ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो रेगुलर बेसिस पे उसका कंजम्पशन चलता है। आज हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करती हैं। उसमें नंबर 1 पर है ब्राज़ील, सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, थर्ड पर है कोलंबिया, फोर्थ पर इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पर इथियोपिया। तो ये 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। क्या इंडिया का नाम यहाँ पर नहीं है? तो अगर आप देखोगे अभी ये वैसे 2024 का डेटा है, लेकिन जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे 2025 का डेटा भी मिला। और 2025 के हिसाब से बोला जा रहा है कि इंडिया भी ढेर सारा कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है। एंड करेंटली अभी के समय पर जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2025 को, तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो हम 7th नंबर पर आते हैं जो ढेर सारा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं और अलग अलग देशों में बेचते भी हैं, यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब भारत के अंदर में वो स्पेशल कौन सा स्टेट है, देखो इसको 8 को मत देखना लेकिन 7 ज़रूर देख लेना। ये जो 7th नंबर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में दोस्तों कर्नाटका अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। और हमारे देश के अंदर में कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए, याद रखिए हमारे देश में कॉफ़ी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड बनाया गया है और ये कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर में, ठीक है। अब भारत में कॉफ़ी की कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? अब आप सोचोगे कॉफ़ी में वैरायटीज़ होती हैं, बिल्कुल 2 प्रकार की कॉफ़ी हमको देखने को मिलती है। एक रोबुस्टा कॉफ़ी होती है, दूसरी अरेबिका होती है। इंडिया में चाहे वो अरेबिका हो, रोबुस्टा हो, दोनों की दोनों मेन वैरायटीज़ हैं और दोनों वैरायटीज़ भारत में ग्रो की जाती हैं। जबकि ब्राज़ील में देखोगे आप दोस्तों, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील में अरेबिका का 70% का योगदान है। 70% कॉफ़ी प्रोडक्शन अरेबिका का होता है, जबकि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और मैंने आपको बताया, आप कहोगे कॉफ़ी बीन्स क्या केवल 2 ही कैटेगरीज़ में बँटती हैं? यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मिली है तो उसको भी पढ़ लेना एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें इतना ही पता होता है भाई अरेबिका है और रोबस्टा है, जबकि कॉफ़ी बीन्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक लाइबेरिका भी होता है और एक्सेल्सा भी होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अरेबिका, रोबस्टा या फिर लाइबेरिका, एक्सेल्सा के बारे में पूछ ले तो ये कैटेगरीज़ हैं कॉफ़ी बीन्स की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो कॉफ़ी प्लांट है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों ये कॉफ़ी शुरू होता है ईस्ट अफ्रीका से, पर्टिकुलरली इथियोपिया के अंदर में ये कॉफ़ी प्लांटेशंस ओरिजिनेट होता है। शुरुआत होती है कॉफ़ी की यहाँ से। और आज इंडिया में अरेबिका कॉफ़ी बहुत फेमस हो चुकी है, स्पेशली इंडिया में जगह जगह की। फॉर एग्जांपल कूर्ग की है, चिकमगलूर की है, अराकू वैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफ़ी के बारे में पढ़ रहे हो तो अराकू वैली की कॉफ़ी पढ़ के जाना, क्योंकि अभी जून में मैंने डिस्कशन किया था। फिर बाबा बुदानगिरी है। तो ये सारे के सारे वो जगह हैं जहाँ की अराबिका कॉफ़ी को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है।
वायनाड की जो रोबोस्टा कॉफ़ी है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, इंडिया के मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के बारे में आप लोगों से पूछ लेगा तो उसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा 3 मेजर स्टेट्स हैं जो कॉफ़ी के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और कल 1 अक्टूबर था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल कॉफ़ी डे को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर साल ये डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। लीजिए, हर एक इंपॉर्टेंट बात हो गई और यहाँ से मैंने बताया कॉफ़ी बोर्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हमने इस आर्टिकल में क्या-क्या डिस्कस किया? सबसे पहले कॉफ़ी की नई प्रजाति के बारे में जिसका नाम है ओपियोर्जिया एक्नेटा, न्यू कॉफ़ी का प्लांट स्पीशी जो चर्चाओं में है। वेस्टर्न घाट से मिला है केरला में, ग्रो होता है इकोटोन रीजन में, रुबैका फैमिली से बिलोंग करता है और ये रिलेटेड है एक ऐसे प्लांट से जो कैंसर ठीक करने के लिए जाना जाता है, तो इसमें भी मेडिसिनल पोटेंशियल्स हैं। बाकी आयुसीएन के अंदर में ये खतरे में रखी गई है प्रजाति क्योंकि ये प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी यूपीएससी ने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग रेड सेंडर। रेड सेंडर कह लो या फिर हम लोग जिसको कई बार लाल चंदन की लकड़ी कहते हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव वुड में काउंट किया जाता है। एंड दिस आर्टिकल इज फ्रॉम पीआईबी। ये आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट सोर्स पीआईबी की साइट से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है और वो ये कहते हैं कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये एक अलग बॉडी है दोस्तों। मैंने कई बार आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा रखा है। तो एनबीए नाम की बॉडी है ये। तो एनबीए ने अभी 82 लाख रुपए, कितने, 82 लाख रुपीस यहाँ पर जारी कर दिए हैं। किसके लिए? लाल चंदन की लकड़ी की सुरक्षा के लिए, रेड सेंडर्स कंजर्वेशन के लिए। अब ये एक सुरक्षा कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर में। और याद रखिए, आंध्र प्रदेश की जब हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ रेड सेंडर। तो आंध्र प्रदेश में ही आज भारत में सबसे ज़्यादा ये रेड सैंडलवुड या लाल चंदन की लकड़ी को प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो अभी 82 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एनबीए की साइड से फॉर दी प्रोटेक्शन, जिस वजह से ये न्यूज़ में है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आइए फटाफट रेड सेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है पहले भी। तो रेड सेंडर दोस्तों एक एंडेमिक ट्री स्पीशी है, नंबर 1 पॉइंट। मतलब ये केवल और केवल कुछ ही रीजन्स में पाया जाता है। और जब भारत में एंडेमिक कहेंगे तो इंडिया में केवल और केवल आंध्र प्रदेश के अंदर में ये पाया जाता है, केवल आंध्र प्रदेश के अंदर में। और आंध्र प्रदेश में स्पेशली जो अनंतपुर है, चित्तूर है, कदप है, कुरनूल है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये देखने को मिलेगा। ये लाल चंदन की लकड़ी जब ग्रो होती है तो जो रॉकी रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, उन रीजन्स में ये ज़्यादा ग्रो होती है। इसको हॉट, एकदम गर्म ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो कई बार यहाँ पर इस पेड़ को कल्टीवेट भी किया जाता है। लेकिन क्यों हम इस चंदन की लकड़ी के पीछे क्यों पड़ते हैं? रीज़न यह है क्योंकि इसकी हाई कमर्शियल वैल्यू है वर्ल्ड में। दुनिया में लाखों करोड़ रुपए तक का व्यापार होता है दोस्तों इस लाल चंदन की लकड़ी का। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है पुष्पा, इवन उसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है, वो भी रेड सेंडर्स के ऊपर ही मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए क्या केवल और केवल आंध्र प्रदेश में है? केवल आंध्र प्रदेश में नहीं दोस्तों, कुछ आप देख पाओगे जो रेड सेंडर है उसकी ग्रोथ आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाती है। इसको आयुसेन के अंदर में ध्यान रखिए, अगेन आयुसेन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कॉफ़ी वाली स्पीशी की बात की थी, उसको आयुसेन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है वो प्लांट का स्पीशी। लेकिन ये जो यहाँ पर रेड सेंडर है इसको आयुसेन में हम लोगों ने एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो ये भी थोड़े बहुत खतरे में है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है डायरेक्टली आयुसेन पूछ लेता है कि बताओ कि रेड सेंडर का आयुसेन स्टेटस क्या है, तो आयुसेन स्टेटस इसका क्या हो जाएगा? एंडेंजर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है इसकी? इसकी वैल्यू इंडिया से ज़्यादा चाइना में है। चाइना बहुत महंगे महंगे इससे फर्नीचर बनाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, कुछ दवाइयों में भी रेड सेंडर्स का यूज़ किया जाता है। पता है 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी का, मैं एक पेड़ की बात नहीं कर रहा, 1 टन की बात नहीं कर रहा, केवल 1 किलो की बात कर रहा हूँ। 1 किलो का टुकड़ा या 1 किलो का लाल चंदन का जो ब्लॉक है, इसकी वैल्यू भले ही भारत में 500 रुपये हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक चाइना में इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। 1 किलो के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो आप इमेजिन करो पूरा जो पेड़ होता है, पेड़ क्या यहाँ पर मतलब पूरा स्ट्रक्चर है लाल चंदन का, वो कितना ज़्यादा रुपए का होगा।
लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पाया है कि लाल चंदन की लकड़ी में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी हैं, जैसे थोरियम, यूरेनियम भी पाया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि थोरियम, यूरेनियम की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो उसका कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो यूज़लेस है। अब इंडिया में क्या होता है, ये क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू है भाई इसकी, इंडिया में नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर है, चाइना में है, तो कोशिश की जाती है कि इंडिया से इन पेड़ों की कटाई की जाए और कटाई करने के बाद नॉर्थ ईस्ट के रास्ते छिप छिपा के इसको स्मगल किया जाए, भूटान के रास्ते चाइना में निकाला जाए। समझ गए? तो चाइना में निकालने के लिए कई बार इसकी स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके के रास्ते जो हैं वो चुने जाते हैं। तो ये रेड सेंडर की कहानी है। बाकी रेड सेंडर का इंपॉर्टेंस और यूजेस मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू है। इसको आयुर्वेदा, सिद्ध मेडिसिन में हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, है ना? और इसका जापान, चाइना में बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि जापान में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा फर्नीचर बनाए जाते हैं, कुछ स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। दवाइयों में यूज़ किया जाता है क्योंकि इस रेड सेंडर में बताया जाता है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, शरीर में सूजन कम कर सकता है, स्किन से रिलेटेड, खाल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको कम कर सकता है। इसलिए कई बार फेस वॉश और ऐसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मतलब क्लेम किया जाता है कि भाई चंदन मिला हुआ है। समझ गए? तो ये है, ये लाल चंदन है, रेड सैंडलवुड है, दूसरे सैंडलवुड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और इसकी जो क्वालिटी है या इसका वैल्यू है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे सैंडलवुड से कंपैरिजन में। लेकिन मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल स्मगलिंग की जाती है, इलीगल तरीके से इसकी माइनिंग हो रही होती है, पेड़ों की कटाई हो रही होती है, इन जंगलों में इंक्रोचमेंट किया जाता है और फिर इन पेड़ों को चाइना में भेजा जाता है। तो आज इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि देखो कोई भी प्लांट की स्पीशी न्यूज़ में है या कोई भी एनिमल की स्पीशी न्यूज़ में है तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो रेड सेंडर का कंजर्वेशन स्टेटस आपको पता है, आईयूसीएन के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, मतलब कि इस चंदन की लकड़ी से रिलेटेड जो व्यापार है उस पे हर प्रकार की रोक टोक है वो रेगुलेटेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है, ठीक है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड है, ठीक है, या जो अथॉरिटी है, इन्होंने 82 लाख रुपए की अभी अनाउंसमेंट करी है कि हम इससे ये प्रोटेक्शन करेंगे, रेड सेंटर्स को बचाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 82 लाख रुपए सैंक्शन करे हैं किसने, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने, तो एक दो बातें दोस्तों इस अथॉरिटी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है इसको बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। इसको सेटअप किया गया था 2003 में, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद ये रखिए कि इसका मेन हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। और आज इसी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जो इस बॉडी को रन कर रहे होते हैं। जैसे कॉम्पोजिशन में बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सीनियर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड 1 चेयरपर्सन, ये सब मेंबर्स होते हैं जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यही बात दोस्तों आप रिवीजन पॉइंटर्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं। कि हम जब बात करते हैं रेड सेंडर की तो साइंटिफिक नेम है इसका टेरोकार्पस सेंटिलिनस। ये कहाँ पर पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न घाट्स में, स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंदर में ये इसका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन एंडेंजर्ड कैटेगरी, साइट्स में अपेंडिक्स 2 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4। इसको एज इट इज़ रटना होगा, रटने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट्स हैं, प्योर फैक्ट्स हैं, इनको रटा ही जाएगा और जब टाइम टू टाइम ये बार बार न्यूज़ में रहेगा, रिवाइज करते रहोगे तो अपना काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, यह है यूपीएससी का 2016 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2016 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स। ये जो रेड सेंडर है कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको लेकर आपके सामने दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रेड सेंडर है ये पेड़ की वो प्रजाति है जो भारत के साउथ वाले हिस्से में पाई जाती है, जो सही बात है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो स्पीशी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज के तौर पे आता है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। आप देखिए, रेड सेंडर जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशी नहीं है, ये सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्योंकि हमने ऊपर अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि जो ये रेड सेंडर, इसकी खास बात क्या है, इसको एक गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत है,
ठीक है, एक गर्म ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत है और तभी उस क्लाइमेट में ये बेटर तरीके से ग्रो होता है। तो हम रेन फॉरेस्ट का क्या करेंगे भाई? बारिश की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सूखे जंगल की ज़रूरत है। तो ये ड्राई हॉट एनवायरनमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है हमें। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए रामसर साइट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से भी यूपीएससी ने दो दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सारे टॉपिक वही हैं। तो समझ रहे हैं कि आज का सेशन भले ही न्यूज़पेपर ना आया हो, लेकिन सेशन रोज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बिहार के स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ वो भी इसको अच्छे से पढ़कर जाएं। दो नई रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं बिहार के अंदर में, यानी रामसर साइट का उनको टैग मिल चुका है। और वो दो जगह कौन कौन सी हैं? एक बक्सर में है बिहार के अंदर, जिसका नाम है गोकुल जलाशय, और दूसरा है वेस्ट चंपारण के अंदर जो है उदयपुर झील। ये दो वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स क्या है भाई? यहाँ पर जो भी हमारी झील हैं, पॉन्ड्स हैं, है ना, लेक पॉन्ड्स, इनकी बात कर रहे हैं, तो इनको वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंदर में। अब ये रामसर की कहानी क्या है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। रामसर दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शहर है ईरान के अंदर में। तो ईरान में एक समय पर बड़ी बैठक बैठती है, जहाँ पर अलग अलग मतलब दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब देशों में जो नदियाँ हैं, झील हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो इनकी सुरक्षा की बात होने लगी। तो इनकी सुरक्षा की बात होते होते सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक कन्वेंशन, एक अग्रीमेंट को साइन किया। और जो ये अग्रीमेंट साइन होता है दोस्तों, ये रामसर में ही साइन होता है। तो ये रामसर कन्वेंशन बन गया, है ना, अग्रीमेंट बन गया, कन्वेंशन बन गया। तो सब कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक रामसर लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट के अंदर में दुनिया के वो सारे झील, वो सारे पॉन्ड्स को लिखते चलेंगे, जो जो पॉन्ड्स, जो जो झील खतरे में है, या जो जो वेटलैंड्स खतरे में है, जहाँ पे पानी है, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियसली जो जो झील, जो जो नदियाँ, जो भी वेटलैंड्स खतरे में है, उनके नाम रामसर साइट में आते चले जाएंगे, ताकि हम बता सकें कि भैया इन झील को एक सुरक्षा की ज़रूरत है। तो कहना मतलब, ऐसे आप देखोगे ना तो दो नई रामसर साइट्स बिहार में है। तो बिहार में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई भाई? सॉरी, बिहार की कह रहा हूँ। इंडिया में अभी तक देखोगे तो टोटल 93 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट्स में कवर कर दिया गया है। तो भारत के टोटल 93 रामसर साइट्स हैं अभी तक, ध्यान रखिएगा, इंडिया में। तो क्या ये अच्छी बात है कि इंडिया की बहुत सारी झीलों को रामसर साइट में डिक्लेयर किया जा रहा है? एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये नज़र आता है कि भाई एक झील है जिसको हम सुरक्षा नहीं दे पाए, तब वो मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर गया, तब जाके उसको रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया। और रामसर वेटलैंड डिक्लेयर करने के बाद में अब यहाँ पर एक बाइंडिंग नेचर बन जाएगा कि अब हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको इसमें रखने के बाद में कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सरकार को कंपलसरी है कि इसकी सुरक्षा करनी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई जा रही है कि हाँ भैया इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस झील को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अभी दो नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, दोनों बिहार से हैं। एक बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है जिसका नाम है गोकुल जलाशय, नाम ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा वेस्ट चंपारण से है जिसका नाम है उदयपुर झील। दोनों की दोनों ऑक्सबो लेक हैं, क्योंकि झील जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ये जोग्राफिकल टर्म्स है ऑक्सबो। ये दोनों की दोनों झील ऑक्सबो लेक हैं। यूपीएससी ने 2023 में ऑक्सबो लेक को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ऑक्सबो लेक क्या होती है? जब भी कोई नदी है, मान लो ये नदी हमारी बह रही है, इस नदी में ये जो घुमाव है, ये जो घुमाव है इसको बोलते हैं क्या? मेंडरिंग। क्या बोलते हैं? मेंडर बोलते हैं या मेंडरिंग बोलते हैं। और यहीं पर इसी घुमाव में जो झील प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। समझ गए? तो ऐसी झील आपको ये देखने को मिल जाती है जिसका नाम चाहे वो गोकुल जलाशय हो या दूसरा यहाँ पर उदयपुर झील हो। दोनों के दोनों बिहार के अंदर में प्रेजेंट है। आज दोनों को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। यह रामसर कन्वेंशन किया था, मैंने आपको बताया, रामसर में, या रामसर बेसिकली एक शहर था ईरान में, जहाँ पे 1971 में यह पूरा कन्वेंशन अडॉप्ट किया जाता है। भारत ने भी इसको साइन कर लिया था 1982 में, तो इंडिया भी इसका मेंबर है। तभी तो भारत के वेटलैंड्स आज रामसर कन्वेंशन में आ रहे हैं, उसको रामसर का टैग मिल रहा है। तो आज अभी 2 अक्टूबर 2025 तक याद रखिएगा, भारत की टोटल 93 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। और इंडिया साउथ एशिया के अंदर में ऐसा देश है जिसके पास में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। दुनिया में देखोगे तो यूके और मैक्सिको, ये दो देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और थर्ड नंबर पर भारत है। अब मैं आपको एक दो बातें और बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी आपने उदयपुर झील के बारे में पढ़ा, और दूसरा आपने पढ़ा गोकुल जलाशय के बारे में, ये न्यूज़ में है। 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना 6 रामसर साइट्स और न्यूज़ में है।
जिसको इसी साल दर्जा मिला है। ये वाली जो 4 है इनको तो फ़रवरी में दर्जा मिला था, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट रह नहीं गई अगले साल के लिए। लेकिन ये वाली 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जून 2025 में ही इनको भी रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया है, हमने पढ़ा भी था। तो एक आप देख पाओगे, ये है जिसका नाम है कीचन वेटलैंड और दूसरा है यहाँ पर मेनर वेटलैंड। तो कीचन वेटलैंड, मेनर वेटलैंड दोनों का नाम याद रखना, दोनों राजस्थान में है। जैसे कीचन वेटलैंड की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर परूडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मेनर वेटलैंड की बात करेंगे राजस्थान के अंदर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजस्थान के 2 वेटलैंड्स हो गए, बिहार के 2 वेटलैंड्स हो गए, जिनको रामसर साइट्स के अंदर में कवर किया गया है। वो नई रामसर साइट्स हैं भारत की। और इसी साल फरवरी 2025 में ये 4 रीजन्स भी हैं, ये चारों के चारों वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट में कवर किया गया था। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन बना तो इन 2 से लेकर बन सकता है, या फिर जो अभी 2 नई हैं, जलाशय और दूसरा यहाँ पर हमारा कौन सा है यार, दूसरा यहाँ पर उदयपुर झील, इसको लेकर सवाल बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये भी याद रखिए, इंडिया में टोटल 93 रामसर साइट्स करंट समय पर हो चुकी हैं एंड इंडिया तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में जिसके पास में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। दैट्स इट। ये देखिए, यूपीएससी ने 2019 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये थोड़ा हटकर है, तो यहीं पर क्या हुआ, इस क्वेश्चन के माध्यम से रामसर कन्वेंशंस के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में हमको और जानकारी मिल जाएगी कि मान लो यहीं से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है भविष्य में, तो हम उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है और रामसर साइट्स को लेकर या कन्वेंशन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं और कहता है बताओ तीनों में से कौन कौन सा सही है। पहला कहता है कि रामसर कन्वेंशन जो है, इसके अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कंपलसरी हो जाता है भारत सरकार को कि जो भी वेटलैंड है, सभी वेटलैंड्स को सुरक्षा देना इंडिया के अंदर में। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कोई मैंडेटरी या कंपलसरी है नहीं। तो कोई यहाँ पर ये मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होता। दूसरा कहता है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, ये भारत सरकार लेकर आई थी और ये रामसर कन्वेंशन के आधार पे लेकर आई थी, रिकमेंडेशन के बेसिस पे लेकर आई थी नहीं। रामसर कन्वेंशन देखोगे तो ये ऑलरेडी 1971 के समय पर बना हुआ है। 1971 की एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, समझ गए। तो अब याद रखिएगा, ये जो रूल्स आए थे कंजर्वेशन को लेकर कि भाई वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये भारत के अपने खुद के नियम है। ये हमारे खुद के लोकल रूल्स के माध्यम से आया था। और वो खुद का कौन सा रूल था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। तो ये भी गलत है, ये रामसर कन्वेंशन से यहाँ पर नहीं मिला ये वाला प्रोविजन। तीसरा कहता है कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल है 2010 का, जो एनवायरमेंट एक्ट से इंडिया ने बनाया था, इसमें ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन को भी कवर किया गया था, यानी कि जो भी झील होगा उसके आसपास की ज़मीन को भी सुरक्षा देंगे, ऐसी बात यहाँ पर बोली गई थी। हाँ, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये थर्ड वाला स्टेटमेंट 2019 के हिसाब से सही है कि उस समय तक तो ये बात लिखी हुई थी, लेकिन बाद में दोस्तों देखोगे तो ये बदलाव कर दिया गया कि अभी जो दोबारा से नए नियम आए हैं उसमें से कैचमेंट एरिया को हटा दिया गया है। फिर ऐसे ही यूपीएससी ने 2010 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रामसर को लेकर। क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया इज़ अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है भारत, भारत ने ऑलरेडी साइन कर लिया था, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। रामसर कन्वेंशन 1971 में आया, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंडिया ने भी साइन कर रखा है। तो ये कहता है कि भले ही भारत ने साइन कर रखा हो, इसके आधार पे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दीज साइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन। यानी इसी के आधार पे हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए अपने साइट्स को, मतलब जिसको भी रामसर साइट का दर्जा मिलेगा उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पहला कि भाई जितनी भी साइट्स को रामसर कन्वेंशन का टैग मिलेगा उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, वहाँ तक कोई इंसान नहीं जाना चाहिए। ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इंसानों को अलाउ किया जाता है। सभी साइट्स को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे टूरिज्म को बैन कर देना चाहिए, ऐसी बात रामसर साइट में नहीं बोली गई है। तीसरा ये कहता है कि सभी साइट्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए एक इकोसिस्टम अप्रोच के तहत, और वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो, ठीक है, उसका हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा बैन भी हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पे हमें कह सकते हैं इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करके चलना होगा। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, ऐसा भी नहीं है। 4 कहता है कि कंजर्व ऑल द साइट, यानी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अगर किसी वेटलैंड को रखा जाता है तो वो सभी स्थलों को, सभी रामसर साइट्स को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि उस पूरे साइट को आइसोलेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे टूरिज्म अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस किया जाएगा इकोसिस्टम अप्रोच में कि भाई आप उस स्थल पे जा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन का ध्यान भी रखना होगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये कंप्लीट आइसोलेशन की डिमांड नहीं करता, टेम्पररी बेसिस पे कंजर्वेशन की बात नहीं करता, ये कहता है चीज़ों को बैलेंस करो।
कि भाई यहाँ पे घूमने भी जाओ, टूरिज्म भी अलाउ है, जा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने उस रामसर साइट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, आपको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ठीक, तो ये 2010 का क्वेश्चन हो गया। अब क्या हुआ है ना, एक्चुअली में ये 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें रामसर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। तो ये भी तरीका है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही तरीके से हिट कर पाओगे। आपको एक पैटर्न पता है कि भाई देखो, रामसर साइट्स को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादातर रामसर कन्वेंशंस को लेकर पूछे गए हैं। ये नहीं हुआ है कि भई जो ये जगह है इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, किसको मिला है बताओ? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है। और जो दूसरे वनडे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपनी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको ये नाम ज़रूर याद रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताएँ। ठीक है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, जो करंट समय पर बिहार की हैं। तो दोस्तों दैट्स इट, ये है हमारा आज का सेशन, हो चुका है समाप्त। बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।